नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ली राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की करी समीक्षा। अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का होगा आयोजन। 21 सितंबर से होगी शुरुआत। हल्द्वानी में 4 दिवसीय एशियाई कैडेट कप तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। 17 देशों के अंडर 17 खिलाड़ी दिखा रही दमखम। चमोली में नंदानगर आपदा के बाद कुंतरी गांव से लापता सभी 5 लोगों के शव बरामद। तुरमा गांव में लापता 2 लोगों की तलाश में जुटी टीमें। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया टिहरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण। नुकसान का लिया जायजा। 1 माह के लिए स्थगित हुआ कुंजापुरी मेला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास के साथ ही रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और खेल से जुड़ी योजनाओं की कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग शीघ्र इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और विभागों के बीच आपसी तालमेल जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए लगातार ठोस और सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 4 दिवसीय एशियाई कैडेट कप तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां 17 देशों के तलवारबाज अपना दमखम दिखाने पहुंचे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तलवारबाजी देश का पारंपरिक खेल है और सदियों से इस खेल का आयोजन होता आ रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ी भी तलवारबाजी के खेल में अपना अहम रोल निभा रहे हैं और देश विदेश में फेंसिंग गेम प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हल्द्वानी में एशियाई प्रतियोगिता होना उत्तराखंड के लिए सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने जा रही है। गौरतलब है कि खेल प्रतियोगिता 22 सितंबर तक चलेगी, जिसमें इंडिया सहित 17 देश के अंडर 17 के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल का आयोजन भारतीय तलवारबाजी संघ द्वारा किया जा रहा है। एशियन क्रेडिट कप का आयोजन निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को और खेल स्थान जो हमारे बने हुए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है, उन सभी को कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को राज्य के अंदर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं और उनके अंदर एक प्रेरणा भी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए देहरादून जिले में सांसद खेल महोत्सव 2025 कराने की तैयारी है। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए 20 सितंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत 21 सितंबर से खेलों की शुरुआत होगी, जो 25 दिसंबर तक चलेगी। इसमें 5 ओलंपिक जबकि 3 परंपरागत खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 21 सितंबर से ये खेल प्रारंभ होंगे और 25 दिसंबर तक चलेंगे, अटल जी की जयंती तक। इसमें 5 ओलंपिक खेल और 3 अपने परंपरागत खेल। ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, खो खो है और जो भी ओलंपिक की प्रतियोगिताएं हैं
जगह जगह पर अलग अलग ऐसे 5 खेल उसमें आएंगे। कबड्डी है, वॉलीबॉल है, उनकी भी प्रतियोगिताएं हैं। उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी खेले, उसका बचपन खेलते कूदते हुए आगे बढ़ना चाहिए और वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रखते हुए आगे बढ़े। उसका जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो खेले इंडिया खिले इंडिया, इस मानसिकता के साथ उसको लिया जा रहा है। चमोली से खबर, जहां नंदानगर के कुंतरी गांव में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने आज सर्चिंग के दौरान मलबे में दबे हुए 5 शव बरामद किए। तहसील घाट नंदानगर में अतिवृष्टि से 10 लापता लोगों में कुंतरी, फाली, लगा, सरपानी से एक जीवित व्यक्ति के अलावा 7 शव बरामद किए गए, जबकि धुरवा में 2 लापता लोगों की खोजबीन जारी है। जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, रेवेन्यू और पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया और उसमें सरपानी और लगा फाली में जितने लोग मलबे में दबे थे आज सभी की बॉडी रिकवर कर ली हैं और उनके जो इमीडिएट परिजन हैं और जो नेक्स्ट टू किन है उनको हैंडओवर कर दी है। और इसके अतिरिक्त धुरमा में अभी 2 लोग लापता चल रहे हैं, उनके लिए खोज बचाव अभियान हमारा चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ मौके पर हैं। और धुरमा में अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए पहुंचने का आ रहा है, रोड मार्ग से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हेली के माध्यम से आज 4 राउंड्स वहाँ हुए हैं और फूड पैकेट्स और जो हमारे अन्य सामग्री है उसको हम पहुंचा रहे हैं वहाँ। घटना के बाद प्रभावित लोग डरे सहमे हैं। इस आपदा में अपना सब कुछ गंवाने के बाद पीड़ितों को बस लापता लोगों की फिक्र है। जब ऊपर से सारा वो आया ना मलबा, तो रात को भागने के लिए गढ़वाई में बोले बरखा आई, पहले तो रात अंधेरा में काट जान ना लाइट थी ना कुछ थी, वो भी सीधा कोई यथ गए कोई वथ गए, कोई मतलब भैर है कि नहीं दब आए। 5 यो परिवार से 2 बच्चे और आदमी और घरवाली, उनकी माँ एक साथ वो भी दबे हैं और एक भाई वो यहाँ मतलब देखने के लिए आए कि कोई है कि नहीं है। हाँ बेटा यो मकान ढूंढेगी और 3-4 साल बोलने से दोनों लाइन निकाल के गरीब हो गया वो ढूंढेगी वो दम बची यथेगा। अच्छा क्या करना हो रे और वो भी तो था वो हीरो मुझे तो ये मुझे सब हमारे लोड से सब यो मोह में वो खत्म होगी तो क्या बोलना कितना चाह कि देखो सर, बहुत ही गंभीर स्थिति है। मुझे लगता है कि ये लगातार कल जो है कि पहले जो है कि घाट में फटा, उसके बाद दोबारा यहाँ पे फटा है, 2 बादल यहाँ पे फटे हैं। स्थिति बहुत ही नाजुक है, हम देख रहे हैं। टिहरी से खबर, जहां संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल के साथ आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर आमसेरा, सेलू पानी खाड़ी समेत तमाम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को नुकसान का प्राक्कलन जल्द तैयार कर उच्च स्तर पर भेजने के निर्देश दिए ताकि प्रभावितों को समय रहते मदद दी जा सके। इस केवलथेरा और आमसेरा क्षेत्र में हम लोगों ने भ्रमण किया, आपदा के नुकसान का आकलन किया। सारे जनपद के अधिकारी थे तो उनको निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र जहाँ पर बिजली और पानी की व्यवस्था तत्काल रखने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जहाँ जो लिंक रोड्स बंद हैं, सड़कें बंद हैं, इनको तत्काल वो भी शादी का सीजन भी आ रहा है, खोलने का काम करें। और साथ ही साथ जितने क्षतिग्रस्त संपत्तियाँ हैं उनके प्राक्कलन शीघ्र बना करके एसडीएम से प्रमाणित करा के तत्काल जिलाधिकारी को भेजें ताकि शीघ्र स्वीकृति प्रारंभ की जा सके। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आपदा को देखते हुए कुंजापुरी मेले को 1 माह के लिए स्थगित किया गया है। और जो संयुक्त स्तरीय प्रतिनिधि अगर मेले के आयोजन में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपदा के कामों में प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कि सारा मशीनरी आपदा के समय लोगों के साथ खड़ी हो, आपदा का समस्या का निराकरण हो, इसलिए मेले को 1 महीने के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है ताकि जब सारी स्थिति सामान्य हो जाए तो उसके बाद मेला कराया जा सके। वहीं आपदा प्रभावित लोग डरे सहमे हैं और खतरे की जद में हैं।
स्थिति हो रखी है यहाँ पे। आप लोग देख ही सकते हो ऊपर से कितना पहाड़ आ गया है नीचे। यहाँ पे पूरा मकान पानी से भर गया है, पूरा पानी पानी जैसा हो गया। यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे मकान होगा। नीचे से गधेरा हो गया, ऊपर से पत्थर हो गए। और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा कल रात को खुद नहीं सोए हैं, लोगों के घर गए हैं, इतने दूर गए हैं कि चंबा गए हैं रहने के लिए। उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त से जनपद के 15 गांवों में भूस्खलन और दरारें आने से ग्रामीण सरकार से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। खनन भूतत्व वैज्ञानिक की टीम गांव-गांव पहुंचकर जांच कर रही है। जनपद के गंगा घाटी और यमुना घाटी सुदूरवर्ती गांव सरबडियार से लेकर भटवारी विकासखंड साड़ा ब्रह्मखाल के हरेती आदि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बार की बरसात ने ग्रामीणों के खेत खलियान तबाह करके लोगों को बेघर कर दिया है। प्रकृति मार से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, कुछ गांव में ऑल वेदर रोड काटने से भूस्खलन और दरारें आई हैं। भूवैज्ञानिक प्रदीप कुमार ने बताया कि जनपद में 15 से अधिक बड़े-बड़े गांव इस बार भूस्खलन और दरारें पड़ने से काफी ग्रामीण परेशान हैं। आजकल जिन गांवों में दरारें और भूस्खलन हुआ है उनका सर्वे चल रहा है। जल्द कंप्लीट डेटा जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तरकाशी में लगभग पिछले अगस्त से काफ़ी वर्षा होने के कारण आप हरसिल और क्यार्क और कई गांव तहसील भटवारी में है और तहसील बड़कोट में प्रभावित हुए हैं। अगर अभी हम ब्रह्मखाल की तरफ जाएंगे तो उधर गेवला और खरादी कई गांव हैं तो कई नुकसान हुआ। 10 से 15 गांव कम से कम इतने गाँव में दरारें हैं पाई है। लगभग हमने 10 गाँव का जाँच तो कर लिया है, कम से कम अभी स्थितियाँ बदलेगी, हो सके 15 से 20 तक पहुँच पाए। ग्रामीण ने बताया कि हमारे गांव में ऑल रोड काटने से दरारें आई हैं, जिससे हरेती गांव खतरे की जद में है। जमीन धसाव हो रही है नीचे से NH के कारण से जो है हमारा जो है यहाँ जो है जमीन की टूट रही है और मकान भी हमारा जो है पूरा ध्वस्त हो गए। आज जो है यहाँ पे हमारा वो वैज्ञानिक साहब आ रखे हैं, पटवारी जी आ रखे हैं और 1 साल दो मतलब 3 साल हो गए हमारे उस यहाँ पे जो है मतलब कोई पिछले साल भी हमने डीएम साहब को जो है वो एप्लीकेशन भेजी थी, लेकिन पिछले साल भी कोई सुनाई नहीं हुई थी। रुद्रप्रयाग न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत ज्ञान से न्याय की ओर थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला न्यायाधीश सहदेव ने कहा कि ज्ञान से न्याय की ओर थीम का अर्थ है एक संपूर्ण विकसित छात्र का निर्माण करना। उन्हें नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना है ताकि ये समाज में बेहतर नागरिक बन सकें। राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा के मार्गदर्शन व तत्वाधान में जिला रुद्रप्रयाग के द्वारा आज इस जिले के, इस जनपद के जो विशेष रूप से सम्मानित अध्यापकगण हैं और जिनके द्वारा इस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया गया है को सम्मानित करने का आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा को धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि यह अवसर हमें बार बार हर वर्ष प्राप्त हो। सिविल जज पायल सिंह ने कहा कि समाज में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक ही बेहतर समाज की नींव रखता है। आज का यह दिवस शिक्षकों के लिए समर्पित है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ये न्याय प्रेरणा शिक्षक के रूप में एक अभियान के रूप में चलाया जाना है, जिससे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को एक प्रेरणा मिले और हमारे न्याय प्रेरणा शिक्षक उनको एक अच्छा समाज में व्यक्ति बना सकें। आज का ये दिवस उन्हीं के लिए समर्पित है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के 11 विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जो विद्यालयों में विभिन्न नवाचारी कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो विधिक सेवा प्राधिकरण ने कार्यक्रम किया था और इसमें हमारे कुछ जो टीचर नवाचारी कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, अब छात्रों पे उनका इम्पैक्ट है, उसके संबंध में 11 विद्यालयों के, जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, एडेड विद्यालय और जो राजकीय विद्यालय, उनके 11 शिक्षक नामित किए गए थे जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनमें से उन शिक्षकों को आज यहाँ पे न्याय विधिक सेवा द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुद्धू
नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर, सदस्य डॉक्टर MC जोशी और PS जंगपांगी ने आज अल्मोड़ा के विकास भवन सभागार में जनपद के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, नगर निगम के सदस्यों और जिला पंचायत के सदस्यों के साथ योजनाओं और कार्यों की परामर्श बैठक की। इस दौरान अल्मोड़ा जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने नगर और जिले की योजनाओं का विभागवार वित्तीय और भौतिक प्रगति का विवरण छठे राज्य वित्त आयोग के समक्ष रखा। प्रथम सत्र की बैठक में नगर निगम के मेयर अजय वर्मा ने नगर निगम के कार्मिकों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के वेतन, पेंशन और नगर निगम के कार्यों के विषय में जानकारी दी। वहीं द्वितीय सत्र में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। छठे वित्त आयोग के सदस्य PS जंगपांगी ने कहा कि छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा राज्य के सभी जनपदों में जिला पंचायत और नगर निकायों के साथ बैठक की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर आयोग द्वारा वित्तीय संस्तुतियों को शासन को भेजा जाता है। राज्य के अंतर्गत समस्त नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनको आगामी 5 वर्षों के लिए किस तरह से वित्तीय हस्तांतरण होना है राज्य सरकार के बजट से, राज्य सरकार के संसाधनों से, उसके लिए हमें संस्तुतियाँ करनी होती हैं। इस क्रम में हम लोग सभी जनपदों में परामर्शी प्रक्रिया अपनाते हैं, जिनमें स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधिगण और उनके अधिकारीगण से और जिले के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनसे हम लोग विचार विमर्श करते हैं। GST में हुए बदलाव के बाद 22 सितंबर से नई दरें लागू हो रही हैं। सरकार ने GST दरों में कटौती की है, जिसके बाद बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन सुधारों से सभी क्षेत्रों में मांग को मजबूती मिलेगी। खासतौर पर गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में किए गए GST सुधार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी साबित होने जा रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। GST दरों में कटौती का सीधा लाभ बच्चों को मिलेगा। औपचारिक शिक्षा क्षेत्र यानी स्कूल और विश्वविद्यालय पहले से ही GST से मुक्त है। अब कई स्टेशनरी वस्तुओं पर GST दर को 5% या 0 कर दिए जाने से विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। GST दरों में यह बदलाव किताबों, स्टेशनरी, साइकिल और खिलौनों को सस्ता बनाएगा, जिससे बच्चे, अभिभावक और स्कूल सीधे लाभान्वित होंगे। यह न केवल बच्चों के सीखने के परिणाम में सुधार करेगा, बल्कि भारत की स्थानीय विनिर्माण इकाइयों को भी समर्थन देगा। बहुत ही रिवोल्यूशनरी है और GST के कारण बहुत सी डे टू डे की जो चीजें थी, सामान्य जो चीजें थी, वो बहुत ज्यादा बर्डन था और अब आम आदमी को वो सुलभता से मिल रहा है। तो ये निश्चित रूप से जब एक स्ट्रक्चर बन गया, बहुत से लोगों को लगता है कि पहले वो ऊपर किया फिर नीचे किया, एक स्ट्रक्चर GST का बन गया कि उससे बहुत ही अच्छी तरीके से गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट कर पाई और उसको वेलफेयर में लगा पाई, उसको एक जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है उस स्कीम्स में उसको लगा पाई। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम। पेंसिल, शॉर्पनर, क्रेयॉन्स, अभ्यास पुस्तकें, ग्राफ पुस्तकें, नक्शे और चार्ट जिन पर पहले 12% GST देनी पड़ती थी, अब इन पर GST शुल्क 0 कर दिया गया है। वहीं इरेजर पर 5% की जगह अब कोई GST शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन मूलभूत शिक्षण उपकरणों को पूरी तरह से GST से मुक्त करने से ये छात्रों, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए सस्ते हो जाएंगे। इससे परिवारों की शिक्षा पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, जिससे सर्वजन शिक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के बच्चों को सीधा लाभ देगा, जहां स्टेशनरी की लागत एक बड़ी बाधा है। वहीं इससे देश के घरेलू स्टेशनरी उत्पादकों, विशेष रूप से MSME इकाइयों की मांग में बढ़ोतरी होगी। हमें लगता है भविष्य अच्छा रहेगा बच्चों का और
जो टैक्स के चक्कर में कुछ लोग नहीं खरीद पाते थे, और इससे परचेजिंग भी अच्छी होगी और बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो खरीद सकते हैं इजीली। जैसे रबर है, पेंसिल है, बच्चों के डायपर हैं, जो गरीब घर थे वो डायपर नहीं खरीद पाते थे, अब मुझे लगता है वो पहुंच होगी अच्छी। इसके अलावा खिलौने सस्ते होने से बच्चों में खेल खेल में सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। ये कदम वोकल फॉर लोकल और MSME विनिर्माण को बढ़ावा देगा। GST में जो अब चेंज हुए हैं, GST कम करने के लिए बहुत अच्छे हुए हैं और सारे वर्गों को फ़ायदा होने वाला है। और मुझे तो बल्कि ये एक समस्या लग रही थी कि गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेगी, क्योंकि छूट बहुत अच्छी दी गई है। विद्यार्थी वर्ग के लिए किताबों में, रबर में कितना टैक्स 0% कर दिया है, बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा खिलौनों पे बहुत कम हो गया है, 5% इसको तो फ्री ही कर दिया है। तो इस तरह मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है और मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार की इस बात के लिए सराहना करता हूँ। GST कटौती के दायरे में साइकिलें भी आई हैं, जिन पर अब GST शुल्क 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे साइकिलों की कीमत कम होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्कूल जाने का साधन सुलभ होगा। यह बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और फिटनेस को प्रोत्साहित करेगा। वहीं शिशु उत्पाद जैसे डायपर, निप्पल आदि के सस्ते होने से शिशु देखभाल सुलभ बनेगी। यह नवजात शिशुओं और बच्चों में शुरुआती संक्रमणों की रोकथाम में मददगार साबित होगा। नवीन GST दरों से स्टेशनरी, खिलौने और साइकिल जैसी चीजें सस्ती होंगी, जिससे बच्चों की शिक्षा और विकास में सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए राहत लेकर आया है और वोकल फॉर लोकल को भी इससे मजबूती मिलेगी। कैमरामैन विकास वशिष्ठ के साथ देहरादून से आशीष टमोला की खास रिपोर्ट। भारत सरकार के वित्तीय समावेशन अभियान को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक लांघा ने सोरना डोभरी गांव में वित्तीय समावेशन शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और योजनाओं की जानकारी दी गई। इनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और री-KYC की प्रक्रिया प्रमुख रहे। ग्रामीणों ने मौके पर ही नामांकन कर इन योजनाओं का लाभ उठाया। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं की उपयोगिता और सुरक्षा कवच के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से आमजन को काफी जानकारी मिलती है। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक पूरे देश भर में हमने ये कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें बैंकों के द्वारा कई सारे कैंप खोले जाएंगे। इसका केवल एक मेन मुद्दा है कि जो अकाउंट आज से करीब 10 साल पहले खोले गए थे जनधन योजना के अंतर्गत, उनमें KYC ड्यू हो चुका है और जैसे ही ड्यू हो जाता है उसके बाद में अकाउंट निष्क्रिय हो सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जनता को किसी भी तरह से इसमें कोई परेशानी ना हो, वो अपना री-KYC करा ले। भारत सरकार का एक अभियान चल रहा है कि जो भी वित्तीय सेवाएं हैं वो ग्रामीणों के हर लोग तक वो पहुंचे, और उसी के व्यवधान में हम लोग एक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कि जनधन योजना की जो भी अकाउंट खुले थे उनका री-KYC होना है। तो लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके खातों की KYC कराई जाए, जिससे कि वो आने वाले समय में अपने खाते को चलाए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर और एक निजी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में खाद्य मिलावट के बारे में जानकारी देने के लिए व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के प्रोग्राम एसोसिएट चंद्रशेखर तिवारी ने किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि मिलावट कोई नई समस्या नहीं है, परंतु आधुनिक दौर में यह समस्या अत्यंत गंभीर और व्यापक बन गई है। आज हमारी दैनिक उपभोग की लगभग सभी वस्तुएं रासायनिक या भौतिक मिलावट का शिकार हो रही हैं। अधिकांश वस्तुओं में कोई न कोई मिलावट होती है। उन्होंने बताया कि घर पर मिलावट का परीक्षण कर इन मिलावटी वस्तुओं से बचा जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि साल 2004 में स्पेक्स ने रसोई कसौटी नामक किट विकसित की, जिससे घर पर ही खाद्य वस्तुओं
की शुद्धता जांची जा सकती है। सेवा पखवाड़े के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर तक आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत आज जिला उप चिकित्सालय लोहाघाट में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दर्जनों लोगों के दिव्यांग प्रमाण बनाए गए और स्वास्थ्य जांच की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत दूरस्थ क्षेत्रों और आरोग्य केंद्रों में भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका फायदा ले रहे हैं, सभी तरह की जांचें फ्री हो रही हैं, पर्चे बिल्कुल निःशुल्क हैं, तो इस तरह के लोग फायदा उठा रहे हैं। इसका बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह ये कैंप आगे और भी चलेंगे हमारे, तो इस तरह लोगों को फायदा मिलेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान करके ये चल रहा है। ये पूरा पखवाड़ा है, इसमें हम सभी सेंटरों पर जा रहे हैं। जितने भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहाँ कैंप लग रहे हैं, जितनी हमारी PSC वहाँ कैंप लग रहे हैं, दोनों जिला अस्पताल और दोनों उप जिला अस्पतालों में भी हमारे कैंप लग रहे हैं, बनबसा सभी जगह कैंप हमारे। तो ये पूरा यही है कि नारी अगर स्वस्थ रहेगी, माँ बहन और एक स्वस्थ रहेगी तो परिवार अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, सशक्त रहेगा। इसका यही उद्देश्य है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने ली राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की करी समीक्षा। अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का होगा आयोजन। 21 सितंबर से होगी शुरुआत। हल्द्वानी में 4 दिवसीय एशियाई कैडेट कप तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। 17 देशों के अंडर 17 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम। चमोली में नंदानगर आपदा के बाद कुंतरी गांव से लापता सभी 5 लोगों के शव बरामद। धुरमा गांव में लापता 2 लोगों की तलाश में जुटी टीमें। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। नुकसान का लिया जायजा। 1 माह के लिए स्थगित हुआ कुंजापुरी मेला। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।